बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस में है। सबसे बड़ा क्राइसिस है इकोनॉमी का। पिछले 2 दहाइयों के अंदर बहुत सारे वज़ीर आज़म आए, बहुत सारे वज़ीर ख़जाना आए, बहुत सारे टेक्निकल लोग आए जिन्होंने बहुत सारी स्कीमें लेके आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आए, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज एबल टू सॉल्व दिस। मसला क्या है? ऐसी बिजनेस की कौन सी एडवाइजरी है, ऐसे बिजनेस के कौन से लॉजिक्स हैं, ऐसी क्या गुड़ की बातें हैं जो हम मिस कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ है नवीद ख्वाजा साहब, जो कि एक मायानाज बिजनेस एडवाइज़र है, जिन्होंने दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर काम किया, उनको एडवाइजरीज दी, जिसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स, ईबे, सऊदी अरामको, ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड यू नेम इट। सर, थैंक यू फॉर द टाइम, वेलकम टू द शो। ऑनर टू बी हियर। पाकिस्तानी हैं आप, बाहर की दुनिया में जाके लोगों को मशवरे देते हैं, उनके कारोबार को आप कामयाब बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मशवरा है? हाँ, पाकिस्तान के लिए मशवरा ये है कि वो मशवरा ले लें। वेरी वेल सेड। कई बार ये भी होता है कि जो अक्लमंद होता है उसकी बात लोग सुनते नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है आपकी नज़र में? हमने जो कल्चर डेवलप किया है ना ओवर द लास्ट 3-4 डेकेड्स, वो है शॉर्टकट का। और वो कल्चर हर चीज़ में घुस चुका है। लोगों के माइंडसेट में अब ये है कि किसी तरह शॉर्टकट, जो मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, मैं रातों रात सक्सेस बन जाऊँ। वो जो फिल्मी इंडियन फिल्मों का बड़ा इम्पैक्ट है। आप फिल्में देख के समझते हैं कि उन्होंने रातों रात सक्सेस कर ली, मैं भी कर लूँगा। उनको पीछे हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फिर मेथड्स यानी कि मेथडोलॉजी और फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कोई भी काम बगैर मेथडोलॉजी और फ्रेमवर्क के होगा तो सस्टेन नहीं कर सकेगा। इट्स कियोस। नवीद साहब, आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को एडवाइजरी दी, उनके बिजनेसेस इस वक्त बूम में है। अब मस्ट से कि वो फॉर्च्यून 500 के अंदर टॉप के ऊपर ये कंपनीज है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ का जो बिजनेसमैन है, उसको आप क्या एडवाइसेस देंगे कि उनकी जो कंपनीज हैं वो भी ग्रो अप करें? हमारी गवर्नमेंट को आप क्या एडवाइसेस देंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि वो भी अपने बिजनेसेस को ग्रूम कर सके, वो भी हमारी इकोनॉमी को उठा सके? यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ठीक है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं यहाँ पे फास्ट का ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंस का। और उस वक्त कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नई थी, 97 की बात कर रहा हूँ। राइट। जब हमने ग्रेजुएट किया तो हमें ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब मिल गई। अमेरिकन कंपनीज के यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिसेस थे। बेंटली बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी हमें जॉब मिली। और हमने ग्रेजुअली वो उनके वेज ऑफ वर्किंग समझे, उनके वर्क एथिक्स समझे। और हार्ड वर्किंग तो हम थे और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी टैलेंटेड हार्ड वर्किंग बहुत टॉप का प्रोफेशनल होता है। तो वो हमने बहुत सक्सेस देखी उसमें फिर, और नेक्स्ट कंपनीज में गए और दुनिया की हाईएस्ट डेंसिटी की चिप बना ली, वॉच और आईपी की, ये सब कुछ हो गया। फिर हुआ 9/11। उस वक्त हमारी प्रोडक्ट लॉन्च थी। हम एक्चुअली मैरियट में एक बहुत बड़ी इवेंट हमने अरेंज किया हुआ था, और हम सफ़ी कुरैशी साहब आए हुए थे अमेरिका से। सेलिब्रेशन के डिनर में पता लगा कि 9/11 हो गया। राइट। और हमें तो समझ नहीं आई, हम तो यहीं पे थे कुएं का मेंढक। बिल्कुल सही। वो आए हुए थे वहां से, उनको हमने रोते हुए देखा। $17 मिलियन वो उस वक्त लाए थे। और हमने ये सक्सेसफुली इंटेल के कंपटीशन में बेहतर प्रोडक्ट बना ली थी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। ओके। अब हमने टॉप कंसल्टेंट्स, टॉप प्रोफेशनल के साथ उन दिनों में काम किया, 2 साल दिन रात। हमारे 80 आवर्स वीक वेरी नॉर्मल था। और हमारे लिए वीकेंड कुछ नहीं था, रात कुछ नहीं थी, बस दिन रात काम करते थे, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है, इसको भी सक्सेस बनाना है। और कंपटीशन है इंटेल से। उस वक्त इंटेल दुनिया की टॉप कंपनीज में से था स्टिल। तो वो हार्ड वर्क की आदत पड़ चुकी थी। और हम देख रहे थे कि मार्केट भी ठीक थी। लेकिन जब वो सारा डिप आया, वहां पे पाकिस्तान में से ब्रेन ड्रेन होना शुरू हुआ। ऐसे कि जो यहाँ पे कंपनीज को बिजनेसेस मिले हुए थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने शुरू हुए। यहाँ पे लोग, जॉब्स कम थी। यूके ने उसी वक्त अपनी इमिग्रेशन खोल दी। ओके। तो हम वहाँ चले गए। ठीक है। अब वहाँ गए तो एक ह्यूज डिफरेंस नजर आया। यहाँ पे 4 साल काम करना जी, ऐसे लगा जैसे हमने कभी कोई मेथड नहीं सीखा, हार्ड वर्क सीखा। सही। हार्ड वर्क तो खोता भी करता। बिल्कुल सही। राइट, बिल्कुल सही। हम वहाँ जाके थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे गए। गुड। तो जो वहाँ का एमडी था, उसने मुझे अभी भी याद है, उसने कहा मुझे स्मार्ट वर्क चाहिए। नाइस। और स्मार्ट वर्क क्या था? उन्होंने एजाइल, लीन, कैनवन, लीन सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हर चीज हमें सिखाई। ट्रेनर्स बुलाए, कोचेस बुलाए, समझाया। जितने बिजनेस मॉडल थे, जितनी भी टेक्निक्स थी, सब आपको सिखाई। बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान में भी वैसे ट्रेनिंग्स होती हैं, स्टडी में भी पढ़ाया जाता है, करिकुलम का भी हिस्सा है। जी, डिफरेंस बताता हूँ जी। आपका यही सवाल है कि बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ट्रेनिंग होती है और वहाँ ट्रेनिंग होती है। अब मैं कंपैरिजन रखूँगा, हमारी ट्रेनिंग लेफ्ट हैंड पे है और उनकी ट्रेनिंग राइट। ठीक है।
एक ट्रेनर जिसको, अब एग्जाम्पल एनालॉजी ले लेते हैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की, यहाँ पे आपने कभी अपने बच्चे को या खुद स्विमिंग सीखी है? बिल्कुल। आपको अगर वो इंस्ट्रक्टर कहता कि जाओ वो बुक पढ़ लो, ये इस तरह स्ट्रोक्स मारते हैं और स्विमिंग तुम्हें आ गई, जाओ जंप मार लो, आप स्विमिंग कर सकते हैं। गुड योर पॉइंट। आपका बच्चा उसको ऐसे सीख के आप कभी पानी में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो करेगा भी तो आप इतनी सारे सेफ्टी नेट साथ लेके खड़े होंगे कि यार मेरा बच्चा मुझे पता नहीं कर सकता। That's true. पाकिस्तान में ट्रेनिंग ऐसी होती है क्योंकि वो जो ट्रेनर है उसमें खुद पानी में कभी नहीं उतरा। जीरो प्रैक्टिकलिटी। सिर्फ थ्योरी पढ़ के ट्रेनर बन जाना बहुत आसान है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू बी ए गुड ट्रेनर। जो अमेरिका से हमें ट्रेनर आए थे इंग्लैंड में ट्रेनिंग कराने, उस वक्त हमें नई मेथोडोलॉजी सिखा रहे थे, ये 2004 की बात। और वो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे। यूके में वो चीज़ नहीं होती थी, उसका नाम था एजाइल मेथोडोलॉजी। ठीक है। हमें उन्होंने सर्टिफिकेशंस कराई, मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार बड़ा एक फास्टर टाइम टू मार्केट है, उसके अंदर इनोवेशन है, उसमें हायर मोटिवेशन है, उसमें कोलैबोरेशन है कस्टमर के साथ, ओवरऑल सबका फायदा है और फेयरनेस है। तो मैंने कहा यार ये मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है। फिर फ्रेमवर्क सिखाए उनमें जिसमें स्क्रम आ गया और बहुत सारे। अब जब ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे तो समझ आई कि वो जो ट्रेनर थे वो इतने एक्सपीरियंस थे, इसलिए उन्होंने इम्पार्ट की नॉलेज प्लस हमें कोचिंग के पूरे प्रोग्राम्स रन किए उसके बाद कि भाई मैंने तुम्हें बता दी है थ्योरी स्विमिंग की, अब आ जाओ पानी में, मैं साथ हूँ और मैं तुम्हें सिखाता हूँ। गुड। और मैं अब जब अप्लाई करूंगा वो लर्निंग, जो गलतियां करूंगा वो मुझे ठीक करेगा, जो स्ट्रोक मुझे ऊपर लाएंगे उस पर फोर्स करेगा कि और करो, और जो गलत करूँ उसे रोकेगा। ये कोच का काम है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तालीम और तरबियत को अलग कर दिया। ये हमारी कोर है हमारी लॉस की। बिल्कुल सही बात की आपने। उधर वर्ड यूज करते हैं कोचिंग का। हर टीम में, हर 8-9 बंदों की टीम में एक कोच होता है। सही। जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, कहता है क्या कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, 1-to-1 कोचिंग करेगा उन लोगों की। तुमने ऐसे नहीं ऐसे कर देते, डिसीजन मेकिंग में ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। एक्सपीरियंस कोचेज है। अब यहाँ पे कोचेज ही नहीं है। बगैर तरबियत के क्या होगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। देयर इज एन एचआर डिपार्टमेंट एंड दैट्स इट। यस। और वो एचआर क्या कर रहा है? बस वो अटेंडेंस देखते हैं, आपकी टाइमिंग देखते हैं, टाइम आउट देखते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। पाकिस्तान की चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो एजुकेशनल अदारे हो, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब ये तो चीज़ें जो है अडॉप्ट कर ली जाएंगी एंड इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। फिर वो ये बात जो आपने की कि पाकिस्तान को शॉर्टकट चाहिए, पाकिस्तान को भी इस वक्त शॉर्टकट चाहिए। बिल्कुल। IMF के अलावा कोई और शॉर्टकट है हमारे पास? बिल्कुल है। देखिए एक्सेलरेटेड पाथ होगा, शॉर्टकट कॉर्नर कट करके नहीं चलेगा। सही। मेरा अगेन आपसे वही सवाल है कि व्हाट्स द एक्सेलरेटेड पाथ अब आ रहा हूँ टू सक्सेस। मैं आ रहा हूँ। वो जो मैंने कहा ना 10 साल को 200 घंटे में कवर हो सकता है, वो 200 घंटे एक्सटेंसिव लर्निंग है, तो 200 घंटे लीनियर नहीं हो सकते। सही। वो रोज के 4-4 घंटे करके अब 200 पे डिवाइड कर लें, उतने टाइम में हम 10 साल का करिकुलम कवर कर सकते हैं मैट्रिक का या GCSE का। अब आ जाए इधर। हमारी इंडस्ट्री में मेथोडोलॉजी भी क्योंकि फोकस नहीं है, कियोटिक वर्क की आदत है, तो हम अगर ट्रेडिशनल वे से चलेंगे तो वो तो उनको कम से कम 1.5 साल लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अच्छा। हमारे पास 1.5 साल नहीं है कि हम 1.5 साल तक लोगों पे इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग करें, कोचिंग करें, कंसल्टिंग करें, मेंटरिंग करें, कर आके बुलाएं, हाँ जी अब आप एजाइल अच्छे हैं, आपको मेथोडोलॉजी आ गई, फ्रेमवर्क की, चलो जी करो। ये नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। राइट। एक्सेलरेटेड पाथ में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका नाम था बूट कैंप्स। बूट कैंप क्या है? एक्सेलरेटेड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स एंड कोच द कोच प्रोग्राम्स। वो काम जो आप 6 महीने में सीखते हैं वो हम 3 हफ्ते की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग में करा देते हैं। सही। और ट्रेनिंग भी ऑन जॉब होती है, ये नहीं कि हमको बस क्लासरूम में बैठाएंगे और आप उंगली लेते रहेंगे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंटरैक्टिव। आप बैठ नहीं सकते, 8-8 घंटे की फुल एक्सटेंसिव गेम में खेलते हैं, रिफ्लेक्ट करवाते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस से उनको डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। सही। अच्छा, अब बात आ गई कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, ये प्रोग्राम कैसे रन करिए, इसका फायदा क्या है। जब एजाइल मैंने वहाँ पे सीखी थी ना 2004 में, जीरोक्स ने सिखाई थी। मैं 2005 या 6 में पाकिस्तान आया, मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है, मुझे ये सिखानी है। तो आई ब्रॉट इट टू अर्ली। आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने कहा अपने मुल्क को कुछ देना है, मैं लाया। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान में एजाइल ला रहा हूँ, आप लोग बेनिफिट ले लें। इंडिया जा चुका है 10 साल आगे, अभी भी पकड़ लो, थोड़ा बहुत पीछे कैचअप कर लेना। क्योंकि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में बाय डिफॉल्ट एजाइल में काम होता है। वेज ऑफ वर्किंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई मेथड नहीं है। तो मैंने कहा यार आ जाओ। मैंने वहाँ पे बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में जाके फ्री सेमिनार किए। मैंने यार समझ लो, इसको कर लो, मेरे से कराने की जरूरत नहीं है, बस कर लो प्लीज, मैं तो यहाँ होता ही नहीं हूँ। उनको बात समझ नहीं आई। मैं तो चला गया। Is it due to the man at the top of the seat या कल्चर ही ऐसा नहीं है हमारा कि समझ नहीं आई? कई बार तो होता है ना, वो कहते हैं सेट कल्चर है, कई बार हम कहते हैं कि जी ऊपर से जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है।
इंडिया के अंदर भी यही सेट कल्चर है, ऐसी बट वहां पर तो जो बिजनेस कल्चर है वो बहुत अपडेट हो चुका बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? भैया देखिए, एस्ट्राजेनेका ने यूके में जब मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी कि हम एजेल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। ओके। अब मैं ऑफिस ऑफ द CIO में था, मैंने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप, मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ का, ठीक है, थॉट लीडर, बुक्स भी लिखी हुई हैं इसमें, सारा काम किया मैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बना के दो ऑफिस कि हमारा ऑफिस 24 आवर्स चले, ठीक है। 65,000 एम्प्लॉइज हैं एस्ट्राजेनेका के, दुनिया की एक वैक्सीन इतनी बड़ी बनाई है, बहुत मशहूर है अपनी कैंसर की प्रोडक्ट्स के लिए भी। अच्छा, जब मैंने वहाँ पे यूके वाला बना लिया तो उन्होंने स्वीडन में बनवाया, स्वीडन में बनवा लिया तो फिर कहते हैं यूएस में बनाना, यूएस में बना लिया। अब उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज किया जो मेरा भी दुखता है दिल, 1600 बंदे इंडिया में हायर किए और कहा अब इनको ट्रेन करो। अच्छा। अब मैं इंडिया गया, अब इंडिया में एक मुसलमान दाढ़ी वाला, देसी एक्सेंट वाला, इंग्लैंड से आ रहा है और ट्रेन करने लगा है इंडियंस को, और पाकिस्तानी ओरिजिन का। जी, और पाकिस्तानी ओरिजिन का। कितनी मुश्किल से तो मैंने इमिग्रेशन की थी, सोचे। एयरपोर्ट में मुझे भी 4 घंटे बिठाया था। अच्छा, अब वो गया और उन्होंने इतना वेलकम किया, टॉप लीडरशिप रिसीव कर रही है, हार बना रही है, और तो यू कुड फील द अर्ज फॉर लर्निंग, राइट। ये हंगर है जिसकी वजह से वो सक्सीड कर रहे हैं। उन लोगों के मैंने 100 डेवलप किए, ट्रेनर्स एंड कोचेस, उन 1600 में से। उनसे मेरे अपने सामने ट्रेनिंग करवाई, सेफ एनवायरनमेंट में कोचिंग करवाई, डेवलप करके मैं वापस चला गया। उसके बाद एस्ट्राजेनेका ने मैक्सिको में ऑफिस बनाया, 400 बंदे हायर किए। अब सोचे, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान का कितना अमेजिंग टैलेंट है, 1600 बंदे मेरे सामने हायर हुए, मैं कुछ नहीं कर सका। 400 बंदे मेरे सामने हायर हुए, मैं कुछ नहीं कर सका। पाकिस्तान का नाम भी नहीं था लिस्ट पे, टेबल पे। क्यों भाई? मैंने पूछा ये क्यों नहीं है पाकिस्तान की, मैं आपको लाके देता हूँ बंदे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस लिस्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले मेथोडोलॉजीज वेरीफाई करते हैं कि कौन इस मेथोडोलॉजी में काम करता है। सप्लायर हम तब चूज करते हैं जो पता लगता है कि एजिलिटी में काम करता है और प्रूवन अपना एविडेंस देता है और अपने कस्टमर से रेफरेंस लेके आता है। हमने काम ही नहीं करना, ना हमने किया हुआ था, ना हम कर रहे थे। तो हम तो अभी भी फिर 1960-1950 वाले कुलिये के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी ऑफर की एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करेंगी। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पाशा से बात कर चुका हूँ, PSCB से कर चुका हूँ, सबके लीडर को मैंने ये मैसेज क्लियरली बताया है। लंदन टेक वीक में हर साल वो आते हैं, हर साल मैं बताता हूँ। आपके मुताबिक पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर सकती अगर वो अपने तौर तरीके, अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी चीज़ों को ग्रूम ना करे, राइट? एग्जैक्टली राइट। क्लैरिटी के साथ बताइएगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज़ ऊपर तक जाए और लोगों को पता चले कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हम बातें करते हैं ना, हम सॉल्यूशंस देते हैं। तो जरा उसके ऊपर आइएगा जी। आपने रिसेंट स्टेटमेंट सुनी होगी बड़ी मशहूर, हमें दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। ये कायद आज़म भी क्या कहते हैं जी सब, ये अभी भी सारे कह रहे हैं। बिल्कुल। हार्ड वर्क से काम नहीं होना, हार्ड वर्क इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। डायरेक्टेड हार्ड वर्क होगा तब होगा। पीक परफॉर्मेंस की बुक है बड़ी मशहूर, दुनिया की बहुत मशहूर। उसमें वो कहता है कि आप अगर डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। ओके। तो इसमें आपने हार्ड वर्क करना है तो इट हैज टू बी डायरेक्टेड हार्ड वर्क। अब मेथोडोलॉजी के बगैर करेंगे तो इंडस्ट्री में नीड ही नहीं है, आप तो इररिलेवेंट है। इतनी जबरदस्त टैलेंट के साथ, इतने अमेजिंग पॉपुलेशन के साथ, 220 मिलियन में से 70% तो आपके अंडर 30 हैं जो टेक सेवी लोग हैं, उनमें से अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहे हमारे प्रपोजल? RFPs में हम कंसिडर ही नहीं हो रहे क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई भी, हमारे पास मेथड नहीं है। तो वैसे पढ़ाया तो जाता ही है, IT में आपने भी पढ़ा यहीं से, आपको भी पता है, पढ़ाया तो सारा कुछ जाता है। ये डिप्लॉयमेंट किसने करानी? ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। अब आ जाए, अब मैंने जो प्रोग्राम दिया था और अभी भी दिया है, PSCB को भी दिया हुआ है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसका प्लान ये है कि आपने ग्रास रूट लेवल तक जाना है। यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को भी प्रैक्टिकल साइड पे लाना है, क्योंकि जो ग्रेजुएट निकले वो इरेलेवेंट क्यों निकले? चलो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, ठीक है, उसने 2-3 साल पहले डिग्री स्टार्ट की थी, लास्ट ईयर आ गया चैट GPT, तबाही हो गई। क्या रेलेवेंट रह गया? सही। कौन सी डिग्री रेलेवेंट है इस वक्त? कोड लिखने की जरूरत है? मैं प्रॉब्लम बताता हूँ चैट GPT को, मुझे कोड लिख के दे देता है। मैं उसे कहता हूँ कोड रिव्यू कर दे, वो कोड रिव्यू कर देता है। मैं उसे कहता हूँ डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर दो, वो कर देता है। स्क्रिप्टें लिख दो तो डिप्लॉय भी कर देता है। ऐप का तो बना दो, वो भी बना देता है। Right? That is one way of saying it. The other way is कि it's also smart work as well. Exactly. यहाँ से स्मार्ट वर्क आएगा कि हमने उनको सिखाना है कि भाई टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी कहीं नहीं जा रही, मेथोडोलॉजी वही है। यूके गवर्नमेंट ने बुलाया, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई, उन्होंने कहा हम आइंदा अपने सारे प्रोग्राम्स, 8 बिलियन पाउंड का प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी क्रेडिट का, जिसमें मुझे उन्होंने बुलाया। आई वाज वन ऑफ द ओनली 8 स्ट्रेटेजिस्ट। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कोई 3-4 ऐसी पॉइंटर्स जो आप बताना चाहें? जी,
करना ये है कि ग्रास रूट लेवल यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ डालनी है। तालीम भी होगी, तरबियत भी होगी, तरबियत होगी जिस डायरेक्टेड एफर्ट की, और उसके साथ मेथोडोलॉजी सिखाई जाएगी एक्सटेंसिवली प्रैक्टिकल वर्क में। यानी उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस मेथोडोलॉजी के बगैर हुआ तो फेल है। मेरे लिहाज से इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है, वो दे डिजर्व टू फेल। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशन पे चला गया, एजुकेशन हमने ग्रास रूट में डाल दिया, अब हर ग्रेजुएट के पास ही आएगा, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ना। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान मेथोडोलॉजी है, बड़ी नेचुरल है, शॉर्टर फीडबैक साइकिल की। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो इंडस्ट्री में लोग ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। सर्टिफिकेशन ये नहीं कि आप जी ये सर्टिफिकेशन कर लो, टेस्ट पास कर लो तो तुम्हें हाथ में एक पेपर मिल जाएगा कि तुम सर्टिफाइड हो इस मेथोडोलॉजी के। नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कोचेस, जो हम जो एंटरप्राइज एजाइल कोचेस कहते हैं, उनको हमारी एक्सटेंसिव सर्विसेज हैं इस चीज़ की कि हम लोगों का माइंडसेट डेवलप करते हैं। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है इसको मेथोडोलॉजी से टाई करके एक हमारा प्रोग्राम है स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूशन विद एजाइल माइंडसेट, वो सिखाएंगे। उनके प्रोग्राम्स हैं पूरे, हमारे बूट कैंप्स की मैंने बात की, एक्सेलरेटेड लर्निंग की, वो 6 महीने का भी है, 6 हफ्ते का भी है और 3 हफ्ते का भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या चाहते हैं। अब हर बंदा तो नहीं इसके लिए सूट करेगा ना, हमने कहा सबको सिखाएंगे, 3 हफ्ते तक फिर चांस देंगे, जो अच्छा करेगा परफॉर्म उसको अगले 3 हफ्ते देंगे, और उसमें से भी फिल्टर होते जाएंगे। एंड पे जब 6 महीने बाद निकलेगा बंदा, विल बी मार्केट रेडी, मार्केट विल बी पुलिंग कि यार ये बंदा चाहिए, ये तो आरएफपी में भी वैल्यू ऐड करता है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी विन करवाता है, मेथोडोलॉजी बेहतरीन करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर करा रहा है, ये सारी चीजें करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, पहला तो एजुकेशन होगी, दूसरा हो गया जो ग्रेजुएटेड लोग हैं उनका इंडस्ट्री में जाकर, तीसरा हर कंपनी की एजाइल की बेंचमार्किंग होनी चाहिए। सही, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इररिलेवेंट है टेक्नोलॉजी की, जितनी बड़ी बातें कर लें, मैं सारों को जानता हूँ, बड़ी बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल बड़ी बात कर रहा हूँ। बेंचमार्किंग नहीं है। अब बड़ी कंपनियों से भी बात हुई, हर एक ने अपनी तरीके से कहा है अच्छा हर मेथोडोलॉजी तो अच्छी है लेकिन हमारे यहाँ वो चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि तुमने कंसल्टेंसी ली ही नहीं, तुमने समझा ही नहीं उस मेथोडोलॉजी को मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है। सही, हमें क्यों हायर करते हैं? वो कोई बेवकूफ हैं जो इतने बड़े बड़े मिलियंस ऑफ पाउंड्स हमें देते हैं टू ट्रांसफॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ नहीं सकते खुद, वो हमें बुलाते हैं क्योंकि हमारा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है ये उनको इम्प्लीमेंट कराने का। मेथोडोलॉजी इज वन थिंग, उसको आपकी कॉन्टेक्स्ट में आपको हाईएस्ट वैल्यू देना इज अनदर, और ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। आप देख लें, हमने 8-10 बड़ी डोमेन्स में काम किया हुआ है, ऑयल एंड गैस से लेके जो उस पे टेलीकॉम से लेके अब कंस्ट्रक्शन कह लें, सब में। अच्छा, अब यूके गवर्नमेंट जब ये कर सकती है, यूके गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी गवर्नमेंट एक जैसी होती है, सिमिलर। मैं गया हूँ, मैं बता रहा हूँ तो राइट। एक जो मैं आपको कोर गलती बताऊं पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, वो ट्रेनिंग में हल्का फुल्का इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं मैंने इसको ट्रेन किया तो ये बंदा चला जाएगा, दूसरी कंपनी को फायदा हो जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू। वैसे मतलब होता भी ऐसे होता है तो हो। अब आपने ट्रेन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप? नुकसान अपना कर रहे हैं ना। आपने बिजनेस बनाया तो आप बिल्ड करेंगे, ह्यूमन कैपिटल बिल्ड नहीं करे तो आप कौन सा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? यहाँ पे एक इशू आ जाता है पर्पस का, तो उस पर हम कभी अलग बात करेंगे। यहाँ पे अच्छा सेकंड पॉइंट बताऊं कि अगर आपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है तो वो अच्छी गुडविल लेके जाएगा आगे, अगली कंपनी में भी जो भी होगा, और उसको कल्चर वो ना मिला तो वो वापस आ जाएगा। सही, या और एक्सपीरियंस लेके कहीं ना कहीं वापस जरूर आएगा। ये आपकी वो सदका जारिया है जो कि आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। दैट्स वेरी ट्रू। और जितनी भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं वहां पर स्पेशली अगर आप किसी एक अदारे से सीखे जाते हैं अगले अदारे में तो उस अदारे की भी गुडविल रेज होती है, बिल्कुल ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। ई कॉमर्स की जो सक्सेस रेशियो है पूरी दुनिया के अंदर ग्रूम कर रही है, हमारे हमसाया मुल्क में भी ग्रूम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं बढ़ी। आपने ईबे के साथ काम किया है, ईबे को आप एक डूबती हुई किश्ती थी जिसको हमने सहारा दिया और इस वक्त वो एक टॉप 100 कंपनीज के अंदर आती है। तो उसकी पूरी एक स्टोरी बताइएगा कि आपका ईबे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके डीपर जाऊंगा मैं, सिर्फ केस स्टडी को फोकस करके। ईबे लंदन ऑफिस रीच आउट किया मुझे एमडी और सी स्वीट ने कि हमने एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन पहले की है और वो फेल हो गई है। हमारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट यानी कि एम्प्लॉय मोटिवेशन हमने इंडिपेंडेंटली मेजर करवाई है, ENPS कहते हैं उसको, एम्प्लॉय नेट प्रोमोटर स्कोर, राइट। वो आया है 51%, विच वाज द लोएस्ट अक्रॉस द ग्लोब फॉर एनी साइट ऑफ ईबे। अच्छा, आप प्लीज आए और हमारा इसको फिक्स करें। अच्छा, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कोई रेज करता है कभी? बिल्कुल भी नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन करे क्या नहीं करे, लेट्स कंटिन्यू द केस स्टडी, इस पे हम बात करेंगे जरूरी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। उन्होंने चूज किया कि किसी ने फिक्स करना है इसको, उनके पास हर तरह के कंसल्टेंट्स अवेलेबल थे, मैकेंजी, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी सब अवेलेबल है। उन्होंने मुझे बुलाया मेरी कंसल्टेंसी को। क्यों? मैं तो देसी हूँ, दाढ़ी वाला, मुसलमान, देसी एक्सेंट वाला, आधा पाकिस्तानी और आधा ब्रिटिश। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा पिछले काम देखा हुआ था।
पिछली कंपनी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने किया होता। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट कि क्या था प्रॉब्लम, क्या था। लीडरशिप टीम कहती थी कि हमारी टीम एंगेज नहीं है, मोटिवेशन लेवल कम है। उनको अल्टीमेटम मिला हुआ था कि क्योंकि आप बिजनेस लॉस कर रहे हैं 25% ईयर ओवर ईयर, लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, कस्टमर भी हैप्पी नहीं है, रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है। मैंने जब उनका एनालिसिस किया, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ रूट कॉज एनालिसिस से। जो मर्जी सिम्टम बता दे, जिसने मर्जी मुझे हायर किया है मेरी प्रोफेशनलिज्म की वजह से, मेरी इंटेग्रिटी की बेसिस पे। राइट। मैंने उसको खुश करने के लिए जवाब नहीं देने, मैंने देना है कि प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको फिक्स करना है। राइट। लीडरशिप टीम ने कहा हमारी ये मसले हैं, आप आए प्लीज इसकी ट्रेनिंग कोचिंग करा दें, कंसल्टिंग कर दें। मैंने कहा आपको कैसे पता कि ये मसले हैं? उन्होंने कहा हमें पता है, हम तो यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये आपकी एजम्पशन हो सकती है, आई नीड टू वेरीफाई। 2 हफ्ते की असेसमेंट एग्री कराई उनसे। उसमें असेसमेंट में हमारे पास साइंटिफिक सर्वेज हैं, जो मैंने बताया था। हमारा एक फ्रेमवर्क है कल्चरल एजिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का, जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में अभी MBA प्रोग्राम में वो इंक्लूड हुआ है एज ए टेक्स्ट बुक। गुड। मतलब इमेजिन करें कि अगेन ये पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उसका काम अमेरिका की एक बिजनेस स्कूल की टेक्स्ट बुक में ऐड हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्रेमवर्क हमारा इतना पावरफुल है। इट इज प्रूवन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। हमने 22 कंट्रीज में पिछले 25 साल से ये काम किया है। ये हम ज़बानी बातें नहीं कर रहे, ठीक है। वी नो द थ्योरी एंड वी नो द प्रैक्टिस। eBay में क्या किया कि उसको कहा कि मैं अपना रूट कॉज एनालिसिस करूंगा। मैंने ये सर्वे रन किए, उसके साथ हमारा बेंचमार्क हम करते हैं दुनिया की 3000 हाई परफॉर्मिंग टीम्स पे उनको, ठीक है। और बेंचमार्क के पैरामीटर्स होते हैं, 16 नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। उन 16 नॉर्म्स में से आप जहां ऊपर नीचे परफॉर्म करते हैं, उसकी बेसिस पे हम कहते हैं अच्छा अब आपको इस स्पेसिफिक चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आपकी इंटरवेंशन क्रिएट करेंगे विच इज अ ट्रेनिंग और अ वर्कशॉप, ठीक है। कंसल्टेंट होता है जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। राइट। कोच ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अच्छा कोच कभी अच्छा कोच नहीं बनता जब तक उसने बहुत सारी कंसल्टेंसी ना की हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो आप एमी उठ के कहते हैं मैं भी कोच, तो हो तू भी कोच मैं भी कोच, काम कुछ नहीं होना। राइट। एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। बड़ी जबरदस्त eBay की एग्जांपल दी, और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर इसी तरह से ही काम होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि आप डाउन हो तो तब इस तरह से काम होना चाहिए, आम नॉर्मल हालात के अंदर भी ऐसे ही काम होना चाहिए। eBay की जो उन्होंने बुलाया था, वो बुलाया था एम्प्लॉय नेट प्रोमोटर स्कोर फिक्स करने के लिए, यानी एम्प्लॉय एंगेजमेंट का इशू सॉल्व करना था। अब दुनिया की टॉप ई कॉमर्स की कंपनी अमेज़न और 2 ही होते थे टोटल। सोचें कितनी बड़ी कंपनी, इतनी सक्सेसफुल, टॉप टैलेंट के साथ, डिमोटिवेटेड स्टाफ, लूजिंग बिजनेस एंड रेवेन्यू एवरी मंथ एंड एवरी ईयर। हमने 5 मंथ की इंटरवेंशन के साथ, आफ्टर द डायग्नोसिस, आफ्टर द ट्रेनिंग, यानी डायग्नोसिस किया, उसके बाद ट्रेनिंग की, उसके बाद कोचिंग कंसल्टिंग की, 5 महीने में उनका एम्प्लॉय नेट प्रोमोटर स्कोर 78% पे ले गया। वेरी नाइस। उनके बोनसेस मिले, उनका साइट हाईएस्ट पे चली गई, जो लोएस्ट पे थी पूरी दुनिया में, हाईएस्ट पे चली गई यूरोप में। यूरोप से लोग टीम्स लेके आते थे, बताएं जी साहब किया क्या आपने, राइट। तो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। उसके बाद उनका जो रेवेन्यू का लॉस होता था 25% ईयर ओवर ईयर, दैट ईयर दे वेंट ब्रेक इवन। नेक्स्ट ईयर की फोकस थी 25%। उससे पहले हम अपना कंक्लूड कर चुके थे, एंड दे अचीव दैट आफ्टर आवर एग्जिट। इफ यू अलाउ, तो मैं थोड़ा और डीपर इसको डिग डाउन करना चाहता हूँ। अगर आप एनडीए में नहीं है तो आप मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम था क्या? जी, सारा कोर इशू था ट्रस्ट का, और ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल काम है। जब कल्चर में ट्रस्ट ना हो तो कोई ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि यू अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल व्हेन यू फील कि हाँ अब मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, आई हैव द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली। और आपको ट्रस्ट दिया जाता है और सब फील करते हैं ट्रस्ट, कोई एक्स्ट्रा रिटर्न में नहीं होता भाई ये तू ट्रस्ट ले ले। तो उसके लिए आपने क्या फार्मूला? हाँ, उसके लिए मैंने क्या किया, लीडरशिप टीम ने कुछ वादे किए थे जो डिलीवरी टीम से, वो पूरे नहीं किए और बताया भी नहीं। देखिए, वादा पूरा ना कर सकना ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस इज वैलिड। सबको पता था, लीडरशिप को पता था एक्सटर्नल रीजन से हुआ है, उन्होंने जेन्युइनली ट्राई किया था वादा पूरा करने का। डिलीवरी टीम ने देखा कि एक्सटर्नल रीजन है, लेकिन उनको बताया नहीं गया कि सिर्फ एक्सटर्नल रीजन की वजह से हम ये अचीव नहीं कर सके। डिलीवरी टीम का एक रिफ्ट क्रिएट हो गया। राइट। उन्होंने कहा कि ये तो झूठे हैं, ये तो नहीं चाहते हमें दें ग्रोथ बोनसेस वगैरह, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं बताया तो अब ट्रस्ट तो है नहीं। अब ट्रस्ट है नहीं तो मैं वो करूंगा जो मैं करता हूँ, यानी अपना काम करूंगा, 9 to 5 करूंगा, चुप करके नौकरी करूंगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं लाऊंगा, कोई पोटेंशियल नहीं दूंगा अपना, और कोई इनोवेटिव आइडिया भी नहीं दूंगा। सही। तो ये आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन को किल करना हो तो ऐसे इन्वायरमेंट कर दें कि आप ट्रस्ट खत्म कर दें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का। हर बंदे के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है। वो कहेंगे भाई तुम्हें मैं घंटा आगे पूछूंगा इस घंटे में क्या किया तुमने, इस घंटे में क्या किया। अगर आप किसी को माइक्रो मैनेज कर रहे हैं इसका मतलब ट्रस्ट नहीं करते, और अगर ट्रस्ट नहीं करते तो गेम खत्म है।
ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। क्रिएटिविटी के लिए तो आपको अगले को फ्रीडम देना पड़ेगा, खेलने के लिए उसको स्पेस देनी पड़ेगी। एंड अनटिल अनलेस वी आर सिटिंग इन अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो इफ यू डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ द थिंग, तो या तो फिर वो टिपिकल होगी या बिलो स्टैंडर्ड होगी। बिल्कुल ऐसे आप उसको ओनरशिप देंगे तो ही वो ऊपर जा सकते। 3 चीजें थी, ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। ऑटोनॉमी होगी यही कि आपने लोगों को फ्रीडम देना है, वाई बता के, व्हाट बता के, हाउ उनको खुद फिगर आउट करने दे, माइक्रो मैनेजमेंट ना करें, उनसे कहें मुझे आउटपुट दो और आउटकम बताओ, मुझे नहीं परवाह कि तुम कैसे वहां तक अचीव करते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव इंटेग्रिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस, अच्छी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, दैट्स फाइन, आई एम हैप्पी, राइट, आई ट्रस्ट यू। मास्टरी में अगर वो एवरी डे कोई अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही अपनी एनवायरमेंट में लर्निंग की, ग्रोथ की, टेक्नोलॉजी हो, नॉन टेक्नोलॉजी हो, मेथड हो, हेल्थ हो, स्लीप हो, सिखाना है, इंप्रूव कराना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का जर्नी इज सो रिवॉर्डिंग टू यू, इट मोटिवेट्स यू। ठीक है, तो ऑटोनॉमी हो गई, मास्टरी हो गई, लास्ट पॉइंट था पर्पस। अब पर्पस में हमारे से ज्यादा क्या होगा कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें हमारा पर्पस डिफाइन करके भेजा है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तुम्हें इंसान और जिन को एक्सेप्ट इबादत के नहीं भेजा। और इबादत को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं वर्शिप में। इबादत ये हलाल रिस्क है, आप एक्सीलेंस पे अपना काम करें, कंपनियां वो काम करें जो कि लोगों के लिए बेनिफिट हो, यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसी दें जो कि बेनिफिशियल टू द पीपल और टू द प्लैनेट हो। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और पर्पस जब कंपनी में आ जाता है तो सारी मोटिवेशन का बूस्ट लग जाता है। अब ये एक इसी की एग्जांपल क्विकली बता देता हूँ आपको। दुनिया में जो इस वक्त मेजर चेंज आ रही है, जिसमें हमारा अगेन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कनेक्ट करने की, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेनिफिशियल टू द ग्लोब इनिशिएटिव्स, यानी ESG कहते हैं उसको, एनवायरमेंटल, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। एनीथिंग दैट विल एड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स और टू इम्प्रूव समथिंग ऑन द प्लैनेट। आप कार्बन एमिशन कम कर लें, आप उससे रिलेटेड कुछ भी, जो एनवायरमेंटल के नाम पे हम बहुत छोटा कर देते हैं उस बात को, हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टू ऑप्टिमाइज एंड टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दिस इज पर्पस। अपनी कंपनियों को हमने इस चीज से बहुत दूर रखा हुआ है, और लैक ऑफ पर्पस से डिमोटिवेशन होती है, डिमोटिवेशन से एनर्जी जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, और वो जो पैशन टू लर्न है वो खत्म हो जाता है। बगैर पैशन के कोई काम नहीं हो सकता। I totally agree to that. Nuri sir, thank you so much for the insights. कोई concluding remarks for the government, for the business sector, and especially for the students, if any, please. देखिए, आंसर सिर्फ सिंपल वर्ड है, एक वर्ड है, एहसान का। अगर अपनी लाइफ में आपने एहसान इंप्लीमेंट नहीं किया, एहसान का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक्सीलेंस। राइट। आपकी हर चीज में, ये चाय का कप पड़ा हुआ है ना, इसको स्टैंडर्ड तरीके से रखना, इसको प्रेजेंट करना, पानी की बोतल रखी है रखना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सीलेंस। राइट। तो इतना ना कर देंगे OCD हो जाए, लेकिन एक्सीलेंस इज हर चीज को परफेक्शन की तरफ लेके जाना, एक्सीलेंस के साथ करना। अगर आप वुदू की एग्जांपल ले, लोग टॉयलेट में वुदू करते पानी फेंक के चले जाते हैं, एक्सीलेंस इज कि नहीं आप साफ करके जाएंगे। स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसने कोई असाइनमेंट की है और उस पर चीटिंग की है तो एक्सीलेंस क्या है? ये तो चोरी है। सही। इस चोरी से उसको नुकसान होगा। अगर प्रोफेशनल लाइफ में है, आपको कोई काम दिया जाता है, आप उस पर डंडी मार जाते हैं, आप शॉर्टकट देते हैं, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता चलेगा, शॉर्टकट मार जाओ, ये चोरी है। ये इसका अगेंस्ट एहसान है। इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दे आर डूइंग लेस। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। जापान ऐसे नहीं बना। जापानीज फिलॉसफी इज, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, उसको कहते हैं काइजन। सही। हर चीज में सिर्फ जो भी कुछ भी कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, 2 सवाल अपने आप से पूछ लें। पहला, क्या कुछ अच्छा हो रहा है? अगर अच्छा हुआ है तो बताएं क्या अच्छा हुआ, या अगर अच्छा नहीं हो रहा तो ये नहीं पूछना कि क्या अच्छा नहीं हो रहा, पूछें इसको बेहतर करने का क्या तरीका है। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उससे बेहतर करने का क्या तरीका है, सजेशन टू इंप्रूवमेंट कहते हैं। एक होता है व्हाट इज गोइंग वेल एंड व्हाट आर योर सजेशंस। राइट। देयर इज नो थर्ड क्वेश्चन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हर बात में ये कहना कि यार नहीं ये इतनी, उस वजह से उस एक्सटर्नल फैक्टर्स ढूंढते हैं, अपनी एक्सीलेंस नहीं है, दूसरों को ढूंढ रहे। वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देती है और मैं आई क्लोज देयर कि एक बंदा था, वो चाय बनाता था, चाय वाला है। अब ये चाय बनाने वाला है जो दिन में 500-700 कप बनाता है चाय, और वो कमेंट कर रहा है कि यार उसे बाबर आजम ने ना शॉट से नहीं खेली इसलिए आउट हो गया। सही। अब ये यहाँ बैठा हुआ कमेंट कर रहा है, देखो उसने ऐसे नहीं ऐसे कर लेता, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता। ये जो 500 कप बना रहा था चाय, इसको चाय नहीं बनाती आती अच्छी। ये नहीं कि इसको फोकस करके इसको इंप्रूव कर ले जो इसके कंट्रोल में है। कहते हैं इफ समथिंग इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, डोंट वरी अबाउट इट, फोकस एंड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट यू हैव इन योर कंट्रोल। और ये चीज है जो आपको एक्सीलेंस की तरफ पहले अपने आप को ठीक करें,
फिर दूसरों की तरफ हर चीज में एक्सीलेंस लाएं। एक्सीलेंस लेके, बिल्कुल। नाज़रीन, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की, लेकिन अगेन जिस तरह हमारे गेस्ट ने बताया कि प्रैक्टिकलिटी मिसिंग है। हमें शॉर्टकट सोच के एक्सेलरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें इन्हीं तरह के काबिल लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो बातें बता रहे हैं, ये जो मैकेनिज्म्स बता रहे हैं, ये रियलिटीज़ है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डिप्लॉयड है। क्या वजह है कि हमारा बिजनेसमैन आज भी इनसे भागता है? क्या वजह है कि हमारी इंडस्ट्री आज भी इनको डिप्लॉय नहीं करती? इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने सिस्टम्स को अपडेट करें। इट्स अबाउट टाइम कि हम इन ट्रेनिंग्स को लें, अपनी जो HR है, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि कल को आने वाले वक्त में हम लोग भी तरक्की करें। अदरवाइज हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमारी जो ग्रोथ है वो वही रहेगी जो पिछले 20 साल के अंदर रही है। विद दैट, I thank you very much for your time. Thank you so much, sir. See you in the next podcast.